हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नार्जिया, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा चैनल एनबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइस, मेरी जो पिछली वीडियो थी तो उन सब में मैंने फार्मेसी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की पहला यूनिट की पहला चैप्टर मैंने ख़त्म कर लिया था। तो अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर की डिफिनेशंस, फंक्शंस, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका लेआउट और स्टाफ रिक्वायरमेंट और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो गाइस, आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो में समझाने के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करी जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हो। भी स्टार्ट करते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी की डिफिनेशंस के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द हेल्थ केयर सर्विस विच कंप्राइज द आर्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशंस ऑफ चॉइसिंग, preparing, dispensing medicines and medical device, advising healthcare professionals and patient on their safe, effective and efficient use। इसका मतलब ये है गाइस, किसी भी हॉस्पिटल में जो भी फार्मासिस्ट प्रेजेंट होते हैं तो उसमें जो भी फार्मासिस्ट प्रेजेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे कोई स्टोरेज रूम में काम कर रहा है, कोई डिस्पेंसिंग में काम कर रहा है, कोई कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई ओपीडी वगैरह में काम कर रहा है। तो इन सब में एक एक दो फार्मासिस्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अपना काम करते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, इसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही कहलाते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में अगर देखें कि जो फार्मासिस्ट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट, जो भी पेशेंट जाता है तो उसको एक डॉक्टर के साथ साथ एक फार्मासिस्ट भी उसका बहुत अच्छे से केयर करते हैं और उसको सेफ्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो निभाते हैं। फिर बाद में हॉस्पिटल क्लिनिकल स्टाफ, हॉस्पिटल में जो भी फार्मेसी होती है तो उस फार्मेसी में जो भी स्टाफ प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, पेशेंट को अच्छे से मेडिसिन को समझा के देते हैं, किस टाइम पे लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है। तो ये सब क्या करते हैं, उस क्लिनिक में प्रेजेंट फार्मेसी से समझाते हैं। फिर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल में जो भी नर्सिंग स्टाफ रहते हैं तो उन सब के साथ साथ एक दो फार्मासिस्ट के स्टाफ भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नई नई नर्सिंग स्टाफ आते हैं तो उन लोग को अच्छे से पता नहीं रहता है, तो उसमें जो भी फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है तो वो उन लोग को दिखा के देते हैं और सिखाते हैं। फिर बाद में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी फार्मासिस्ट जुड़े हुए रहते हैं, हॉस्पिटल कमिटीज़ के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, हॉस्पिटल अदर डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अदर डिपार्टमेंट आ गए, कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, इन सब में। अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की फंक्शंस के बारे में बात करें, हॉस्पिटल फार्मेसी performs several functions, provide specifications for the purchase of drugs, chemical, biological aids। इसका मतलब ये है गाइस, जो भी बायोलॉजिकल्स और केमिकल ड्रग्स होती है उसको अच्छे से स्पेसिफिकेशंस करना, उसके परचेस करना, ये सब एक फार्मेसी जो होते हैं वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। फिर प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो भी ड्रग्स होती है तो उसको कितनी टेम्परेचर में स्टोर करना है, किसको फ्रीजिंग में करना है, जैसे वैक्सीन आता है, फिर टेटेनस इंजेक्शंस वगैरह आती है तो इन सबको फ्रीजिंग में रखना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो उन सब का जो रखना, फिर उसको स्टोरेज करना, ये सब एक फार्मासिस्ट देखते हैं। फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेडिसिन्स such as transfusions, fluids, parenteral products, tablet, capsules, ointment and stock mixture। इसका मतलब ये है कि गाइस, जो भी हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर भी ना मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स होती है, उसमें टैबलेट होती है, कैप्सूल, ऑइंटमेंट होती है, तो उन सब की रिक्वायरमेंट वगैरह क्या होते हैं एक फार्मासिस्ट ही देखते हैं। फिर डिस्पेंसिंग एंड स्टेरिलाइजेशन पेरेंटल प्रिपरेशंस, जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है उसका डिस्पेंसिंग करना, उसका स्टेरिलाइजेशन करना, ये सब फार्मासिस्ट ही देखते हैं। Dispensing of drugs as per the prescriptions of the medicines as effect of the hospital, जो भी ड्रग्स होती है डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिखने के बाद जो भी पेशेंट होते हैं वो एक फार्मेसी की स्टाफ के पास जाते हैं। तो जाने के बाद वो क्या करते हैं, जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसको समझा के देते हैं। तो ये सब एक फार्मासिस्ट की काम होती है। फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ
हॉस्पिटल फार्मेसी, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है गाइस, जो भी फार्मासिस्ट है उनकी मेन इंचार्ज कौन होता है, उनकी डीन कौन होता है और डीन किसको असिस्ट करता है, और फिर बाद में वो किस किस डिपार्टमेंट में किस किस को रखना है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी स्टाफ को काम करना है, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है और डिसाइड करते हैं वो लोग। तो अगर स्ट्रक्चर के बेसिस में समझें तो डायरेक्टर, डीन्स और मेडिकल सुपरविजन्स, मतलब जैसे कॉलेज में होती है ना डीन, इसके नीचे आते हैं हर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, फिर बाद में आते हैं उसका जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो ऐसा ही ना हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है उसमें उसका मेन डीन रहता है और फिर बाद में उसका डायरेक्टर रहते हैं जो एक मालिक की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर उसके नीचे मैनेजर वगैरह को रखते हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस। फार्मास्यूटिकल सर्विस के जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक फार्मेसी इंचार्ज जो होती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा के देते हैं। फिर वो फार्मेसी इंचार्ज जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ को रखते हैं और अलग अलग काम देते हैं, जैसे कि डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ड्रग्स। तो डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ड्रग्स में क्या होती है, कोई भी पेशेंट जाता है, जाने के बाद उसको मेडिसिन चाहिए होती है, तो उसमें एक मेडिकल स्टोर होती है, तो उसमें से जो स्टाफ होते हैं वो लोग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और उसको डिस्पेंसिंग कहलाता है। फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे जो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है, किसी को अगर किसी भी ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो फार्मासिस्ट उसको देता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उसमें क्वालिटी कंट्रोल में भी फार्मासिस्ट प्रेजेंट होते हैं। मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है कि कोई भी ड्रग्स बनता है तो उसमें कितना क्वांटिटी चाहिए, उसमें एपीआई कितना चाहिए, एक्सिपेंट कितना चाहिए, इन सब के बारे में भी उस डिपार्टमेंट में काम होती है। फिर मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड मिसलिनियस ड्यूटीज़, जो भी पेशेंट जाते हैं तो उसका मेडिकल की जो भी रिकॉर्ड होती है, उसका बिलिंग कितना हुआ है, उसका रिलीज़ हुआ है तो उसका क्या क्या बिल हुआ है, तो उन सब की रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, एक फार्मासिस्ट ही रखते हैं। फिर बाद में लोकेशंस, लेआउट्स एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशंस की बात करें तो आइडियल लोकेशंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, अप्रोप्रिएट लोकेशंस फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ ग्राउंड फ्लोर ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो गाइज आप लोगों ने देखा है किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो ऐसे देखते हो ना कि एक ग्राउंड फ्लोर होती है जिसके एक कोने में एक फार्मेसी होती है जहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो एक ग्राउंड फ्लोर में इसलिए रखा जाता है कि जो भी पेशेंट जाता है उसको इजीली फार्मेसी मिल जाए, उधर से मेडिसिन ले सके, उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, कैजुअलिटी वार्ड, ओपीडी वार्ड, लेबर रूम, इन सब से जल्दी आके यहाँ से मेडिसिन ले सके। अगर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में वो फार्मेसी रखा जाएगा तो वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही टाइम चला जाएगा, तो इसलिए तो वो ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है कि सब कोई आके इजीली यहाँ से मेडिसिन ले सके। तो ये और कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जो गाइज आप लोग लिख लेना। और अगर उसके लेआउट की बात करें तो इनकमिंग स्टोरेज, ठीक है, तो इनकमिंग स्टोरेज में क्या होता है, ये एक ऐसा स्टोर होती है जहाँ पे लोग एंट्री करते हैं और फिर बाद में आते हैं इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी एक अलग सी स्टोर होती है। रेफ्रिजरेटिंग के लिए भी अलग सी स्टोर होती है। फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स जो होती है उसके लिए एक अलग से स्टोर रखा जाता है। तो इंटरनल यूज़ जो भी होती है उसके लिए भी एक अलग सी रूम होती है, स्टोरेज होती है। फिर मटेरियल्स जो होती है उसके लिए अलग से 2-3 रूम रखा जाता है। फिर ओरल जो भी ड्रग्स आता है जैसे पेरेंटल ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक, इन सब के लिए एक अलग से स्टोर रखा जाता है। फिर स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्सेस, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह यूज़ किया जाता है करने के बाद उसका जो बॉक्स होती है ना वो खाली हो जाती है, तो उसको आप कहाँ रखेंगे, उसको रखने के लिए एक अलग सी रूम होती है जिसको स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्सेस कहते हैं। फिर बाद में आउटगोइंग स्टोरेज,
तो उसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट को सब कुछ काम ख़त्म हो गई, अब उसको कोई काम नहीं है तो उसको निकालना है, तो उसके लिए भी एक अलग सी डोर होती है, स्टोरेज होती है, तो उसमें से निकालते हैं। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर एक जो फार्मेसी होती है वो कितना स्टाफ रिक्वायरमेंट कितना चाहिए। तो आप लोग देखिए, स्टाफ रिक्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंज ऑफ पेशेंट। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस हॉस्पिटल में कितना पेशेंट रहता है। अवेलेबल इन द हॉस्पिटल वार्ड्स ऑफ हॉस्पिटल प्रोफेशंस बेस्ड ऑन द स्ट्रेंज फ्लोइंग टेबल शोज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। तो मतलब कोई भी हॉस्पिटल में कि ये डिपेंड करता है कि उस हॉस्पिटल में कितना बेड रिक्वायर्ड है, उस बेड में कितना पेशेंट रहते हैं, और उस पेशेंट के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट के स्टाफ को रखा जाता है। जैसे कि अप टू 15 बेड्स अगर होगी तो उसमें 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अप टू 100 बेड्स अगर होगी तो उसमें 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अप टू 200 बेड्स अगर होगी तो उसमें 1 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। फिर अप टू 300 बेड्स अगर होगी उस हॉस्पिटल में तो उसमें 10 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। अप टू 500 बेड्स अगर होगी तो उसमें 15 बेड फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। तो गाइज ये चार्ट ना आप लोग याद रख लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में ये चार्ट ज़रूर पूछते हैं। और कभी कभी ये बोलते हैं, आप ये बताओ कि 200 बेड्स अगर होगी तो उस हॉस्पिटल में कितना फार्मेसी के स्टाफ होना चाहिए। तो आप लोग याद कर लेना। और उसका अगर दूसरी टॉपिक देखें तो रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या क्या रूल है और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इन पेशेंट और इंडोर फार्मास्यूटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका मतलब ये है गाइस, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो आने के बाद वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ही रह जाते हैं 1 हफ्ता, कोई तो महीने भर का भी रहता है, कोई 3-4 दिन के लिए रहते हैं। तो वो सब जो रहते हैं पेशेंट, तो उन सब के लिए जो फार्मासिस्ट है वो क्या क्या करते हैं और उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं तो उसको इन पेशेंट और इंडोर फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहलाता है। उसमें अगर देखें, पहला सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में एक फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। तो इंश्योर दैट ऑल ड्रग्स आर स्टोर्ड डिस्पेंस कंट्रोली, ठीक है। तो जो भी ड्रग्स होती है तो उसका कंट्रोल करना, उसको कितनी टाइम में देना है, उसका सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह देखना, ये सब करते हैं। फिर बाद में टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डोज प्रिपेयर, मतलब जो भी ड्रग्स देते हैं तो देने के बाद उसका डोज कैसे लेना है, उसका 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, या पैरासीटामोल टैबलेट अगर मान लो तो उसको 600 mg लेना है या 300 mg लेना है, इन सब एक फार्मासिस्ट देखते हैं। टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशंस ऑफ बिल, जो भी बिलिंग वगैरह होता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह ये सब एक फार्मासिस्ट ही रखते हैं। टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट केयर, ठीक है। टू कम्युनिकेट विथ ऑल फार्मेसी स्टाफ रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट, जो भी फार्मेसी स्टाफ रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन की न्यू डेवलपमेंट करते हैं, उसका अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट करते हैं कि उसको कैसे और अच्छी बना सके पेशेंट के लिए, और कैसे सूटेबल कर सके कि पेशेंट उसको इजीली ले। और फिर बाद में अगर दूसरा देखें तो पेशेंट केयर एरिया, पेशेंट जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में एक फार्मासिस्ट क्या क्या उसका केयर करते हैं। तो सबसे पहले टू मेंटेन लाइसेंस बिटवीन नर्सेस के साथ साथ एक फार्मासिस्ट क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। इंजेक्शंस वगैरह आईबी लगेगी, आईएम लगेगी, सबक्यूटेनियस लगेगी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। रिव्यूजिंग ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशंस इन ईच पेशेंट, जो भी पेशेंट है वो जो भी ड्रग्स यूज़ किया है, ठीक है, तो वो ड्रग्स के बारे में बार बार चेक करना है कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है, इन सब के बारे में चेक करना। फिर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड असिस्टेंस टू जूनियर फार्मासिस्ट,
जो भी जूनियर फार्मासिस्ट रहता है तो उसको अच्छे से पता नहीं चलता है कि कैसे देना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है या जो भी हो। तो लेकिन क्या करते हैं, एक सीनियर फार्मासिस्ट होता है उसको ट्रेनिंग देते हैं, ये सब करते हैं। टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सर्विस ऑन द रनिंग यूनिट लेवल। फिर गाइज ये और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। डायरेक्ट पेशेंट एरिया, तो डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया में एक फार्मासिस्ट क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स ब्रोट इनटू हॉस्पिटल बाय द पेशेंट टू असिस्ट द सिलेक्शंस ऑफ ड्रग्स प्रोडक्ट्स एंड देयर आइडेंटिटीज। ठीक है। टू मॉनिटर पेशेंट टू टोटल ड्रग थेरेपी फॉर इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिसिटी, ड्रग इंटरेक्शंस, पेशेंट्स काउंसलिंग। मतलब जो भी ड्रग्स दिया जाता है पेशेंट को, देने के बाद उसका मॉनिटरिंग करना कि किसी भी पेशेंट को उस ड्रग्स की इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। फिर उसकी साइड इफ़ेक्ट भी होती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को, तो पेशेंट को उसकी साइड इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। फिर एलर्जिक रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को कि मेडिसिन लेने के बाद उसकी एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती है, तो उसको भी चेक करना भी आना चाहिए पेशेंट स्टाफ को। फिर टॉक्सिसिटी, मतलब उसने मेडिसिन लिया है तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह हो रही है नहीं, इन सब का चेक करना, उसका देखभाल करना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक फार्मासिस्ट ही निभाते हैं। फिर दूसरा बात करें आउटडोर फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब ये है गाइस, जो भी पेशेंट होते हैं तो हॉस्पिटल में आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर बाद में मेडिसिन लेके वो अपना घर चले जाते हैं। लेकिन वो जब तक फार्मेसी में या हॉस्पिटल में रहते हैं तो उस टाइम में एक फार्मासिस्ट उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। तो पहले देखते हैं सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में वो प्रॉपर टेक्निक्स आर यूज्ड इन इंटीमेंटेशंस कंपाउंडिंग, मतलब जो भी ड्रग्स होता है उसका कंपाउंडिंग वगैरह करते हैं। प्रोवाइड्स फॉर एडिक्वाइट रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड बिलिंग, जो भी बिलिंग वगैरह होती है उन सब का रिकॉर्ड वगैरह एक फार्मासिस्ट ही रखते हैं और उसको देते हैं। फिर बाद में पेशेंट केयर एरिया, जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं तो रहते और उस एरिया में जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करवाते तो उस एरिया में एक फार्मासिस्ट के क्या काम होते हैं, टू पीरियोडिकली इंस्पेक्ट द मेडिकल एरिया, उस एरिया में जाके बार बार चेक करना है कि उस पेशेंट जो है वो ठीक है कि नहीं है। एक नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ एक फार्मासिस्ट भी जाके उसको अच्छी से चेक करना। फिर बाद में टू आइडेंटिफाई ड्रग बोथ बाय पेशेंट टू क्लिनिक एंड रिकॉर्ड द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी जो भी मेडिकल की हिस्ट्री वगैरह रहती है तो उन सब के बारे में चेक करना, उसको मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना, वो भी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब ये है गाइस, जो भी पेशेंट पहले से ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हो और अभी अचानक कोई और बीमार हो गई, लेकिन वो क्या है, एक डॉक्टर ने दूसरा मेडिसिन लिखा है तो वो पेशेंट क्या है एक फार्मासिस्ट के पास आने के बाद उसने पूछा कि हम पहले से ये मेडिसिन ले रहे थे लेकिन अभी जो डॉक्टर ने लिखा हुआ हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इन सब के बारे में पता करना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फार्मासिस्ट को। और फिर बाद में पेशेंट को अच्छी से अच्छी सेफ्टी देना और उसको बताना कि कौन सी डोज कितनी टाइम पे लेनी है और कौन सी मेडिसिन किसके साथ में लेनी है। सो थैंक यू गाइस। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि मुझे पता लगे आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मेरे कुछ गलती भी होगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।